गुड इवनिंग। सैलरी में हम क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क दिए थे पीछे से क्वेश्चन बैंक में से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर एक्स प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बेसिक सैलरी दिया हुआ है ₹12,000। देखो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल सैलरीज। सबसे पहले बेसिक सैलरी है, तो बेसिक सैलरी 12,000 दिया हुआ है। 12 वहाँ पे पर मंथ होगा, ठीक है, बट वहाँ पर मंथ लिखा नहीं है, पर मंथ लिख लेना वहाँ पे। तो 12,000 इंटू 12, ठीक, तो 1,44,000। नंबर बी, डियरनेस अलाउंस दिया हुआ है, तो डी ए 1,000 पर मंथ है, तो 1,000 इंटू 12, तो यहाँ पे होगा 12,000। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट में 40% फॉर्मिंग पार्ट बोला है, ठीक है। तो 40% फॉर्मिंग पार्ट मतलब यहाँ पे तुमको 40% नहीं है। अब याद करो, बहुत सारा सैलरी, बहुत सारा जो हम लोग कर रहे थे छोटा छोटा टॉपिक, उसमें लिख, जैसे आरएफए के केस में हम अगर तुमको बताएं, तो आरएफए में क्या था, वहाँ पे लिखा हुआ था कि डीए फॉर्मिंग पार्ट। तो जब हम वर्किंग नोट में निकालेंगे ना कि सैलरी फॉर आरएफए, जो वर्किंग नोट में बनाएंगे, वहां पे मेरे को 40% लेना है। यहाँ पे तो तुमको टोटल ही दिया हुआ है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझा। तो यहाँ पे तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचना है कि यहाँ पे 40% करना है या फिर क्या क्या, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पूरे 12,000 ही लेना है, क्योंकि ये तुम टोटल सैलरी निकाल रहे हो। नंबर सी, लंच अलावेंस। अब देखो लंच अलावेंस का अगर बात करें, तो ये बहुत जन यहाँ पे गलती क्या कर देगा, सोचेगा कि अरे लंच अलाउंस फ्री मील वाला बात है कि 50 रुपया तक एग्जामिशन मिल सकता है, 50 रुपया तक खाना खिला सकता है ना तेना, ये सब बात सोचने लगेगा। लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये बिल्कुल नहीं आएगा कि यहाँ पे अलावेंस लिखा हुआ है। अलावेंस मतलब हम क्या बोले थे कि जब मेरे को पैसा मिले यहाँ, यानी कि यहाँ पे खाना तो दे ही नहीं रहा है, खाना के बदले मेरे को पैसा दिया जा रहा है। और हम अलावेंस बढ़ाने के टाइम तुमको ऐसे बोले थे कि ऐसा कोई भी अलावेंस जिसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा, ठीक है, फुल्ली टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे मेरे को बोला 200 पर मंथ, तो 200 इंटू 12, 2,400। ये सब बात बहुत ध्यान देना पड़ेगा, यही छोटा छोटा गलती होते रहता है सैलरी में, ठीक है। सैलरी इतना आसान नहीं है। उसके बाद देखो बोला मेडिकल अलावेंस, फिर से क्या बोला, मेडिकल अलावेंस। अलावेंस मतलब अब यहाँ पे वो वाला बात मत लाना कि खुद का हॉस्पिटल है तो एग्जेम्प्ट होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो एग्जेम्प्ट होगा, 15,000 तक एग्जेम्प्ट होगा, ऐसा कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये मेडिकल अलावेंस लिखा हुआ है और वो था मेडिकल ट्रीटमेंट था, ठीक है ना। तो ये दोनों में फर्क है। तो 500 पर मंथ बोला है, तो 500 इंटू 12, 6,000। नंबर ई, फिर बोल रहा है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जिसको 230 रुपीज़ मिल रहा है, 230 रुपया, तो 230 रुपया करके देखो कितना बच्चे का मिल रहा है वो देखना है। 230 पर चाइल्ड फॉर 3 चिल्ड्रन, तो 230 इंटू 12 इंटू 3। देखो इसको फटाफट कि ये कितना आता है। तो ये आ रहा है मेरा 8280, 8280, 8280, जिसमें से एग्जाम्शन मिलेगा क्योंकि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का तो एग्जाम्शन होता ही है। तो एग्जाम्शन 100 इंटू 12 इंटू 2, तो 2,400 माइनस कर दो 5,880। उसके बाद फिर नीचे का पैराग्राफ में बोला ही इज प्रोवाइडेड विद रेंट फ्री एकोमोडेशन इन कोलकाता। कोलकाता में उसको घर दिया हुआ रहने के लिए, और उस घर में एक फर्नीचर भी है जिस फर्नीचर का कॉस्ट 1 लाख है, और 2 AC प्रोवाइड किया गया है विच हैव बीन टेकन ऑन हायर बाय द कंपनी। AC जो है वो भाड़ा पे लिया है। हैव बीन ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द एकोमोडेशन द हायर चार्ज ऑफ ईच एयर कंडीशनर। हर एक AC का जो हायर चार्ज रेंट है वो 2,000 पर एनम है। कंप्यूट RFA, तो RFA मेरे को निकालना है। तो यहाँ पे एक ही चीज टोटल सैलरी निकालने के लिए हम लोगों को सिर्फ RFA के बारे में बोला, तो यहाँ पे RFA के अकॉर्डिंग जो भी निकलेगा वो लिख देंगे तो मेरा सम्स खत्म होगा। लेकिन RFA निकालने के लिए तो मेरे को पहले सैलरी निकालना पड़ेगा RFA के अकॉर्डिंग, क्योंकि RFA में इसमें कौन सा पार्ट आ जाएगा,
15% ऑफ सैलरी वाला, क्योंकि देखो इसमें ऐसा बोला नहीं है कि एम्प्लॉयर का घर है या किसका घर है, यहाँ पे बोला ही इज प्रोवाइडेड विद रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन मतलब क्या होगा, उसको फ्री में रहने को मिल रहा है घर में। अब ये क्वेश्चन बोला नहीं है कि घर किसका, तो तुम यही मानेगा कि एम्प्लॉयर का घर है एम्प्लॉयर का घर है, और एम्प्लॉयर का घर अगर होता है तो हम लोग वहाँ पे था 10.5%, 7.5%, 10% और 15%, तो इसमें हम लोग 15% वाला बात लाएंगे, ठीक है, 15% वाला। तो कंप्यूटेशन, क्योंकि कोलकाता का पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है, इसलिए हम लोग 15% वाला बात लाएंगे। तो कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी फॉर आरएफए। तो आरएफए में क्या था, इसमें सैलरी का मतलब क्या था, सब कुछ आएगा परक्विजिट से पहले तक, सब परक्विजिट से पहले हम लोग जितना भी पढ़े हैं, मतलब अलावेंस सब कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी में है 1,44,000। उसका डीए, लेकिन डीए में यहाँ पे सिर्फ फॉर्मिंग पार्ट वाला बात आएगा, यहाँ पे आएगा फॉर्मिंग पार्ट वाला बात। तो फॉर्मिंग पार्ट यहाँ पे कितना था, 12,000 टोटल था, 12,000 का 40%, मतलब 4,800। फिर लंच अलावेंस, जितना भी अलावेंस है सब कुछ, तो लंच अलावेंस हम लोगों का आया था 2,400। फिर आया था मेडिकल अलावेंस, तो मेडिकल अलावेंस है 6,000। उसके बाद नंबर ई, चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंस। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंस ऊपर में तो हम लोग कर ही लिए, टैक्सेबल कितना आया था 5,880, जो टैक्सेबल है वो बस, और तो कुछ नहीं है। इन सबको टोटल कर देते हैं, टोटल करके देखो कितना आ रहा है। वन सिक्स थ्री जीरो एट जीरो 163080। ठीक है, उसके बाद देखते हैं लास्ट में बोल रहा है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन हैज टेक। ओह नहीं, लास्ट देखो, लास्ट लाइन में बोला है कि वो घर का भाड़ा पे किया है, कंपनी पे किया है। तो कंपनी अगर पे करता है तो हम लोग क्या लेते हैं, रेंट पेड और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, ठीक है, दोनों में से जो छोटा होगा, रेंट पेड और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पे वो ये तो टोटल सैलरी निकल गया। अभी देख लेते हैं कि रेंट पेड कितना बोला है। तो रेंट पे बोल रहा है 5,000 हर एक महीना पे किया, तो 5,000 इंटू 12, तो रेंट पेड हो गया 60,000, और मेरे को लेना है 15% ऑफ सैलरी। तो सैलरी कितना निकला मेरा 163080, इसका 15% 24462। अब दोनों में से छोटा कौन है, 24462, तो 24462। इसके बाद फर्नीचर जो इसको प्रोवाइड किया गया है, तो उस फर्नीचर के बारे में क्या बोला था कि जितना भी कॉस्ट है फर्नीचर का उसका 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। तो यहाँ पे फर्नीचर देखेंगे अपने कितना है, 1,00,000 का फर्नीचर उसको दिया गया है, तो 10% ऑफ फर्नीचर, तो 1,00,000 का 10% 10,000। और एसी तो हायर चार्जेस पे लिया गया, तो इसमें क्या बोले थे कि अगर हायर चार्जेस रहा तो हायर चार्जेस लेंगे, तो हायर चार्जेस कितना है 2,000। तो एसी का 2,000 एक एसी का बोला है, तो 2 एसी का कितना हो जाएगा 4,000। इन सबको ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 38,462। यानी कि तुम्हारा जो टोटल आरएफए है वो कितना हो गया 38,462। तो आरएफए की जगह हम यहाँ पे कितना लिख देंगे 38,462। उसका इन सबको टोटल लगा दो, $208,742। ये हो गया टैक्सेबल सैलरी, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 में बोल रहा है मिस्टर अंबाली इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिलायबल इंडस्ट्री लिमिटेड ड्राइंग अ मंथली सैलरी ऑफ 15 लाख। उसको हर एक मंथ का सैलरी है 15 लाख रुपया। ड्यूरिंग द ईयर ही वाज प्रोवाइडेड एकोमोडेशन इन महाराजा होटल इन कोलकाता वेयर द होटल चार्जेस वाज ₹10,000 पर डे। कंप्यूट द परक्विजिट्स वैल्यू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो 11 का ए, ही हैज बीन प्रोवाइडेड एकोमोडेशन इन दी होटल थ्रू आउट द ईयर। पूरा साल भर उसको होटल में रखा गया, ठीक है, पूरा साल भर। तो पूरा साल भर का मतलब कितना हो जाएगा? एक देखो, अगर होटल में रख रहा है तो इसका क्या था, 24% ऑफ सैलरी और होटल चार्जेस, है ना, दोनों में से जो छोटा होगा। तो यहाँ पे पहले मेरे को निकालना है होटल चार्जेस। देख लेते हैं कि होटल चार्जेस कितना होगा। तो एक दिन का उसको 10,000 रुपया मिल रहा है, तो इसका मतलब 365 इंटू 10,000, ये कितना हो जाएगा? 36,50,000 और 24% ऑफ सैलरी। तो 24% ऑफ सैलरी, तो सैलरी यहाँ पे कितना है उसका? 15 लाख रुपया हर एक महीना का है। तो 15 लाख इंटू 12, ठीक है ना। तो इसका 24% देखो कितना होता है, 43,20,000। अब इन दोनों में से छोटा जो होगा, तो इनमें से छोटा कौन है? लोअर, 36,50,000, 36,50,000, ठीक है। ये तो हो गया बी, ए हो गया। उसके बाद बी, ही हैज बीन प्रोवाइडेड एकोमोडेशन ऑन ऑफिशियल टूर। या तो ऑफिशियल टूर के लिए ऑफिस के काम से जा रहा है तो क्या था? नील। ऑफिस के काम से अगर तुम जा रहे हैं तो वहां पे तुम्हारा परक्विजिट्स वैल्यू कुछ नहीं होता, नील होता है। सी बोल रहा है ही हैज बीन प्रोवाइडेड एकोमोडेशन ट्रांसफर। ट्रांसफर के केस में याद है पहला 15 दिन जो है वो, पहला 15 डेज का अलग कैलकुलेशन होगा, उसका फिर नेक्स्ट 5 डेज का अलग कैलकुलेशन होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर किया जा रहा है। तो पहला 15 डेज एकोमोडेशन ऑफ फर्स्ट 15 डेज क्या हो रहेगा? एग्जम्प्ट रहेगा, क्योंकि ट्रांसफर का केस है। तो पहला 15 दिन एग्जम्प्ट रहेगा और नेक्स्ट 5 डेज का कैलकुलेशन अलग से होगा। तो फर्स्ट 15 डेज, क्योंकि ट्रांसफर का केस है तो फर्स्ट 15 डेज क्या होगा? नील। लेकिन नेक्स्ट 5 डेज का जो कैलकुलेशन होगा, नेक्स्ट 5 डेज का, तो उसका तो कैलकुलेशन वैसे ही होगा सेम, 24% ऑफ सैलरी और होटल चार्जेस दोनों में से जो छोटा होगा। तो यहाँ पे पहले हम लोग 24% ऑफ सैलरी निकालते हैं। तो 24% इंटू 15 दिन का मेरे को चाहिए सैलरी, तो सॉरी 15 दिन बोल रहे, 5 दिन का सैलरी मेरे को चाहिए। तो 15 लाख रुपया जो उसको सैलरी है वो तो 30 दिन का है। तो 5 दिन का कितना होगा? जो 5 दिन का सैलरी होगा उसका 24%, ठीक है। $60,000। उसके बाद होटल चार्जेस, तो 5 दिन का हो, एक दिन का बोल ही दिया क्वेश्चन में कि 10,000 रुपया है, तो 10,000 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 50,000। अब दोनों में से जो छोटा है, तो छोटा 50 है, तो ये हो गया सी नंबर। ये हो गया क्वेश्चन 11। Mr. Jack is working in ABC Limited and was transferred from the Kolkata to Mumbai। तो फिर ट्रांसफर का केस है, ठीक है। He has been provided accommodation at 2 places, दोनों जगह घर दिया जा रहा है, कोलकाता में भी मुंबई में भी। 120 दिन का, याद है नियम में था 90 डेज। पहला 90 डेज दोनों घर में से एक घर के ऊपर टैक्स लेंगे और उसके बाद दोनों घर के ऊपर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डेज, फर्स्ट 90 हो जाएगा और फिर नेक्स्ट 30 डेज का कैलकुलेशन होगा। कंसीडर सैलरी पर मंथ, उसका एक महीने का सैलरी 30,000 है, ठीक है। ऑल्सो अज्यूम दैट बोथ दी हाउस आर ओन बाय द कंपनी, दोनों घर जो का मालिक जो वो कंपनी खुद है, ठीक है, दोनों घर ओन बाय द कंपनी है। और कोलकाता मुंबई दोनों जगह का जो पॉपुलेशन है वो 25 लाख से ज़्यादा है, मतलब 15% वाला काम आएगा, ठीक है। तो पहले फर्स्ट 90 डेज का कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट 90 डेज, फर्स्ट 90 डेज, तो फर्स्ट 90 डेज में क्या हम लोग सीखे थे? ओनली
वन हाउस विल बी टैक्सेबल। दोनों घर में से एक ही घर के ऊपर जो है वो टैक्स का कैलकुलेशन होगा, मतलब परक्विजिट्स का कैलकुलेशन होगा। तो परक्विजिट्स का जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे जो है वो 25 लाख से ज्यादा का पॉपुलेशन है, इसका मतलब 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ 30,000, तो ये कितना हो जाएगा 4,500। लेकिन तो एक महीना का है और मेरा 90 डेज, 90 डेज मतलब कितना हो गया 3 महीना, है ना। तो 90 डेज मतलब हो गया 3 मंथ। तो ये हो गया 30 डेज का, यानी फॉर 90 डेज। 90 डेज का निकालने के लिए 4,500 इंटू 3 कर देंगे तो ही हो जाएगा, इसका मतलब 13,500। ये तो हो गया पहला 90 डेज का कैलकुलेशन। उसके बाद नेक्स्ट 30 डेज का कैलकुलेशन मेरे को करना है, ठीक है, नेक्स्ट 30 डेज का। तो नेक्स्ट 30 डेज का जब तुम करेगा तो 30 डेज मतलब क्या हो गया एक महीना, ठीक है। तो एक महीना का हम लोग कितना निकाले थे, एक महीने का तो निकाला ही हुआ 4,500, ये तो एक ही महीना का है। लेकिन अब इसके पास 2 घर है, तो 2 घर है मतलब 4,500 तो एक घर का आया था, तो 2 घर का कितना होगा 4,500 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 9,000। तो टोटल कितना होगा 22,500। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट का क्वेश्चन है। जी, कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द परक्विजिट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल फैसिलिटी रिसीव बाय मिस्टर जी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। मेडिकल प्रीमियम फॉर इंश्योरिंग हेल्थ ऑफ मिस्टर जी, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ, पहले लिख लो कंप्यूटेशन टैक्सेबल मेडिकल परक्विजिट्स। नंबर ए, मेडिकल प्रीमियम पे कर रहा है। याद है मेडिकल प्रीमियम अगर पे करते तो वो एग्जेम्प्ट होता है। हम तुमको वहां पे लिखाए भी थे डैश देखिए कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो अगर पे करेगा तो टैक्सेबल होता है, बट मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो एग्जेम्प्ट होता है, तो इसके ऊपर कुछ टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी बाय हिज फैमिली डॉक्टर, ठीक है। तो ये तो 15,000 वाला के अंदर आएगा, मिस्टर जी का ट्रीटमेंट हो रहा है, तो ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी ये 5,000। उसके बाद सी में बोल रहा है, द नेक्स्ट में बोल रहा है ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जीज ग्रैंडफादर इन प्राइवेट क्लिनिक, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर ग्रैंडफादर का जो है प्राइवेट क्लिनिक में हो रहा है, तो ये तो इसके ऊपर तो टैक्स देना पड़ेगा। एक मिनट, एक लाइन छूट रहा है शायद। ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर, हाँ पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी तो एग्जेम्प्ट होता है, तो ये भी एग्जेम्प्ट। उसके बाद है ग्रैंडफादर, तो ट्रीटमेंट ऑफ ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर का ट्रीटमेंट हो रहा है और इसके पीछे प्राइवेट क्लिनिक में हो रहा है, तो उसका ऊपर 12,000 खर्चा हुआ, तो ये 12,000 हो जाएगा। नंबर ई, ट्रीटमेंट ऑफ ग्रैंड मदर 68 ईयर है और डिपेंडेंट है, फैमिली डॉक्टर 8,000, तो ये तो आएगा, ठीक है। ग्रैंड मदर का इसके ऊपर खर्च हुआ है 8,000। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टर डिपेंडेंट इन ए नर्सिंग होम, तो ये भी आएगा, सिस्टर का भी आएगा नर्सिंग होम में 3,000 रुपया खर्च हुआ है। उसके बाद बोला जी ब्रदर का इंडिपेंडेंट है, तो ये तो छोड़ दो, इसके ऊपर तो टैक्स देना ही पड़ेगा, उसको छोड़ दो, ये उसको अपना कैलकुलेशन में मतलब लास्ट में इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद बोल रहा है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट था, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है जी का फादर 75 ईयर है और बाहर ट्रीटमेंट हुआ है। अच्छा, बाहर ट्रीटमेंट, ये तो अब्रॉड वाला केस हो जाएगा, है ना, उसको रहने दो अभी। और ये सारा अब्रॉड का ही इंफॉर्मेशन दिया, तो 15,000 के अंदर बस इतना ही आएगा। इसको अगर हम टोटल करेंगे तो ये कितना हो रहा है 28,000। इसमें से मैक्सिमम जो एग्जम्पशन है, तो एग्जम्पशन इसको कितना कम मिलेगा 15,000, यानी कि बाद बाकी का 13,000 के ऊपर तो इसको टैक्स देना ही पड़ेगा 13,000, ठीक है। अब बात करते जो अपना बाकी ट्रीटमेंट इन अब्रॉड का पहले बात करते हैं। ट्रीटमेंट के पीछे 50,000 बोल रहे लगा है और एक्सपेंसेस ऑफ स्टेइंग अब्रॉड रहने का खर्चा हो गया टोटल 30,000, यानी कि
टोटल खर्चा कितना हो गया मेरा, ट्रीटमेंट इन अब्रॉड का 80,000 रुपया टोटल खर्चा हुआ है, ठीक है। 80,000 टोटल खर्चा हुआ है, जिसमें से आरबीआई बोल रहा है 75,000 ही होना चाहिए था। इसका मतलब 5,000 के ऊपर मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। और जो ब्रदर का ट्रीटमेंट हुआ था, जो इंडिपेंडेंट था, ट्रीटमेंट ऑफ ब्रदर जो इंडिपेंडेंट था, उसका तो 6,000 रुपया खर्चा देना ही पड़ेगा, है ना। तो टोटल इसको ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा 24,000। तो ये तुम्हारा हो गया टैक्सेबल मेडिकल अलाउंस, ठीक है। टैक्सेबल मेडिकल अलाउंस कितना हो जाएगा 24,000। इसके ऊपर सॉरी अलाउंस बोल रहा परक्विजिट्स, इसके ऊपर उसको 24,000 के ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 हो गया, ठीक है।